बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे ऑनरशिप पर। ऑनरशिप यानी मलकियत। मलकियत एक शख्स का किसी चीज़ के साथ रिश्ता होता है। मलकियत आम फहम सी इस्तिलाह है जिसको तकरीबन हर शख्स समझता है कि मलकियत क्या है। लेकिन जब किसी शख्स को ये कहा जाए कि मलकियत की तारीफ़ कीजिए तो बहुत कम अफराद ऐसे हैं जो उसकी तारीफ़ कर सकें। चूँकि फ़लसफ़ा कानून का मंशा यही है कि इस्लाहात का तज्ज़िया किया जाए, लिहाजा असूल कानून के तहत मुहक्किकीन ने भी मलकियत की तारीफ़ की है। मलकियत अफराद का चीज़ों के साथ वो राब्ता या रिश्ता है जिससे अफराद चीज़ों पर अपना हक ज़ाहिर करते हैं और इस रिश्ते की बुनियाद पर वो उस चीज़ पर अपना हक रखते हैं। इस हक के असूल के बाद कोई भी शख्स उस चीज़ पर कब्ज़ा हासिल करने का हकदार हो जाता है जिसकी वो मलकियत होती है, और उस चीज़ को हासिल करने और उसे मुंतकिल करने यानी ट्रांसफ़र करने का हकदार हो जाता है। पैटर्न के मुताबिक मलकियत एक ऐसा हक है जिसके ज़रिए कोई शख्स किसी चीज़ पर कब्ज़ा हासिल करने और उसे मुंतकिल करने का मुस्तहिक हो जाता है। अब बात करते हैं करैक्टरिस्टिक्स और ऑनरशिप यानी मलकियत की खसूसियात। ऑनरशिप दो किस्म की होती है, एक एब्सोलूट और दूसरी लिमिटेड, यानी एक कतई और दूसरी महदूद। कतई मलकियत गैर मशरूत और मुकम्मल होती है, लेकिन कतई मालिक भी अपनी जायदाद या चीज़ को इस तरह इस्तेमाल करने का पाबंद है जिससे दूसरों के हकूक मुतासिर ना हों। जायदाद की ट्रांसफ़र या फ़रोख्त की निस्बत भी ये कानूनी पाबंदी आयद है कि कोई नाबालिग या फातरुल अक्ल यानी ल्यूनेटिक शख्स अपनी जायदाद को मुंतकिल या फ़रोख्त नहीं कर सकता। महदूद मलकियत कोई शख्स उस वक़्त तक अपनी जायदाद का मुकम्मल और कतई मालिक रहता है जब तक वो अपनी जायदाद का टैक्स अदा करता रहे। जायदाद टैक्स अदा न करने की सूरत में उसकी जायदाद कर्क और नीलाम भी हो सकती है। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ ऑनरशिप की, जिसमें सबसे पहले कॉर्पोरल एंड इनकॉर्पोरल ऑनरशिप है, यानी मरई और गैर मरई मलकियत। कॉर्पोरल यानी मरई अशिया वो होती हैं जिन्हें देखा और महसूस किया जा सकता है, मसलन जैसे मकान, पानी, किताब, ज़मीन वगैरह। मरई अशिया वजूद रखती हैं और उन्हें हवास के ज़रिए महसूस किया जा सकता है। मरई अशिया की मलकियत कॉर्पोरल कहलाती है, जबकि इनकॉर्पोरल अशिया वो हैं जिन्हें हवास के ज़रिए महसूस ना किया जा सके, जैसे कि कर्जा या खास हकूक वगैरह। गैर मरई अशिया की मलकियत की सूरत में अशिया मुंतकिल नहीं होती बल्कि सिर्फ उनकी मलकियत के हकूक मुंतकिल होते हैं। ऐसी मलकियत को इनकॉर्पोरल कहा जाता है। मादी और गैर मादी मलकियत में फ़र्क उनके असरात के ज़रिए महसूस किया जा सकता है, ना कि चीज़ों के ज़रिए, क्योंकि दरअसल ऑनरशिप हमेशा हक की निस्बत से होती है, ना कि चीज़ों पर। आम फहम ज़बान में जब हम किसी ज़मीन को हासिल करने और उसे मुंतकिल करने की नहीं होती बल्कि उस पर हक़ मलकियत के हसूल या इंतकाल से ऑनरशिप साबित होती है, क्योंकि ज़मीन अपनी एक शक्ल में मौजूद रहती है मगर उस पर हकूक़ मलकियत मुंतकिल होते रहते हैं। इसलिए मादी अशिया पर मलकियत हकूक़ की मलकियत से काबिल इम्तियाज़ है और उनकी मादी मलकियत और गैर मादी मलकियत में तकसीम अहमियत की हामिल है। मादी अशिया की मलकियत से मुराद किसी चीज़ पर गैर बंदिशशुदा हक होता है, मगर किसी दूसरे की मलकियत जायदाद पर हक, जैसे कि किसी मुल्हका शख्स की अराजी से गुजरने का हक, गैर मादी हकूक में शामिल है। गो ये हक एक मादी चीज़ पर होता है। इसकी एक मिसाल लेते हैं कि जैसे अलिफ एक मकान का मालिक है और बे अलिफ के मकान में से हक के राह गुजर रखता है। ऐसी सूरत में अलिफ जो है वो कॉर्पोरल ऑनरशिप और बे जो है वो इनकॉर्पोरल ऑनरशिप रखता है, और ये गुजरने का हक ना देखा जा सकता है और ना महसूस किया जा सकता है, इसलिए ये हक मादी हक हुआ। अब बात करते हैं सोल एंड को ऑनरशिप की।
یعنی واحد اور مشترکہ ملکیت۔ جب ملکیت کسی فرد واحد کی ہو تو اسے واحد ملکیت کہا جاتا ہے، اور جب ایک سے زیادہ اشخاص کسی چیز کے مالک ہوں تو اسے مشترکہ ملکیت کہا جاتا ہے۔ مشترکہ ملکیت غیر منقسم حیثیت کی حاصل ہوتی ہے۔ واحد ملکیت کی صورت میں مالک کی موت پر ملکیت اس کے قانونی اور جائز وارثان کو منتقل ہو جاتی ہے، لیکن مشترکہ ملکیت کی صورت میں ایک مالک فوت ہو جانے کی صورت میں ملکیت دوسرے حصے دار کو منتقل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر دو لوگ 50 روپے قرضہ کی ادائیگی کے طور پر اگر مشترکہ طور پر ذمہ دار ہیں تو وہ 50 روپے ایک ہی قرضہ سمجھا جائے گا، نہ کہ ہر ایک کے ذمہ 25 روپے۔ اسی طرح جو مشترکہ ملکیت ہے وہ دو قسم کی حیت کی حامل ہے، جیسے کہ آنرشپ ان کامن اور جوائنٹ آنرشپ، اور دونوں کسی ایک مشترکہ حصہ دار کی وفات کے بعد اس کی ملکیت پر وقوع پذیر ہونے والے اثرات سے جو ہے اس کی تمیز کی جاتی ہے۔ عام مشترکہ ملکیت میں اگر ایک حصہ دار فوت ہو جائے تو اس کا حصہ اس کے وارثان کو بطور وراثت کے ملے گا، اور مشترکہ ملکیت کی صورت میں ایک مشترکہ مالک کی وفات کے بعد اس کی ملکیت باقی زندہ رہنے والے حصے دار کو مل جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ٹرسٹ اینڈ بینیفیشل آنرشپ کی، یعنی وقف ملکیت اور انتفاعی ملکیت۔ وقف کی مثال دوہری ملکیت کی ہے۔ وقف شدہ جائیداد کے دو مالک ہوتے ہیں، ایک جائیداد کا حقیقی مالک ہوتا ہے اور دوسرا اس جائیداد کا امین یعنی ٹرسٹر ہوتا ہے، جو وقف جائیداد کا برائے نام مالک ہوتا ہے، جبکہ جائیداد سے استفادہ حاصل کرنے والا شخص جائیداد کا حقیقی مالک ہوتا ہے۔ اسی لیے امین کی ملکیت انتفاعی ملکیت کہلاتی ہے۔ سالمن کے مطابق وقف کا اصل مقصد ایسے افراد کو فائدہ پہنچانا ہے جو معذوری کی وجہ سے اپنے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتے اور از خط زندگی گزارنے کے قابل نہیں ہوتے۔ بالعموم 4 قسم کے لوگوں کے لیے وقف قائم کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ وہ شخص جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، جیسے کہ ان بورن پرسنز، یا پھر نوزائیدہ بچے انفینٹس، یا پھر فاتر العقل اور معذور اشخاص، یا پھر متصادم مفادات رکھنے والے اشخاص۔ وقف ملکیت اور منافع بخش ملکیت کی 2 صورتیں ہیں، ایک وقف اور معاہدہ اور ایک وقف اور نمائندگی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں وقف اور معاہدہ یعنی ٹرسٹ اینڈ کانٹریکٹ کی۔ معاہدہ 2 فریقین کے مابین پانے والی شرائط پر مبنی ہوتا ہے، دونوں فریق جن پر عمل کرنے کے پابند ہوتے ہیں۔ معاہدہ نجی حق کو جنم دیتا ہے، اور اگر معاہدہ کا ایک فریق معاہدے کی شرائط پر عمل نہ کرے تو دوسرے فریق کو اس کے خلاف دعویٰ دائر کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ اس کے برعکس وقف عامۃ الناس کے حقوق کا تعین کرتا ہے، اور وقفی شرائط کی خلاف ورزی کی صورت میں وقف شدہ جائیداد سے استفادہ حاصل کرنے والا شخص دعویٰ دائر کر سکتا ہے، کیونکہ در حقیقت وقف جائیداد کا وہی مالک ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ٹرسٹ اینڈ ایجنسی کی، یعنی وقف اور نمائندگی کی۔ ایک امین یا ایک ٹرسٹر یا متولی کسی شخص کا نمائندہ یا ایجنٹ نہیں ہوتا، وہ وقف جائیداد سے استفادہ حاصل کرنے والے شخص کی ہدایات پر نہیں بلکہ وقف جائیداد سے استفادہ حاصل کرنے والے وقف کے بانی کی ہدایات پر عمل کرتا ہے۔ وقف جائیداد کا امین وقف جائیداد کو فروخت بھی کر سکتا ہے، جبکہ نمائندگی یعنی ایجنسی کی صورت میں ایک نمائندہ مالک کی ہدایت پر عمل کرتا ہے۔ یعنی اس پہ اب ڈفرینس آ گیا ہے کہ جو وقف جائیداد کا ٹرسٹی ہے وہ مالک کی ہدایت پر نہیں بلکہ وقف کے بانی کی ہدایت پر عمل کرتا ہے، جبکہ نمائندگی یعنی ایجنسی کی صورت میں ایک نمائندہ مالک کی ہدایت پر عمل کرتا ہے، اور اس کے کیے گئے افعال کو مالک کے کیے گئے افعال تصور کیا جاتا ہے، بشرطیکہ کہ یہ افعال قانون کے دائرے کے اندر ہوں۔ اگر کوئی نمائندہ، کوئی ایجنٹ اپنے تفویض شدہ اختیارات سے تجاوز کرے تو مالک اس کے ان افعال کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں لیگل اینڈ ایکویٹیبل آنرشپ کی، یعنی قانونی اور منصفانہ ملکیت۔ قانونی ملکیت قانون کی بنیاد پر حاصل ہوتی ہے، جبکہ منصفانہ ملکیت نسبت یعنی اکوٹی کی بنیاد پر حاصل ہوتی ہے۔ گو یہ دونوں ایک جیسی نہیں ہوتی، لیکن ایک ہی جائیداد کے بیک وقت ایک آدمی قانونی مالک اور دوسرا نسبتی مالک ہو سکتا ہے۔
कानूनी मलकियत की बुनियाद आम कानून के असूलों पर होती है, जबकि निस्बती मलकियत का ताल्लुक निस्बती यानी इक्विटी प्रिंसिपल्स पर होता है, जो आम कानून के खिलाफ होते हैं, यानी उसके मुख्तलिफ होते हैं। आम कानूनी अदालतें निस्बती मलकियत को मलकियत तस्लीम नहीं करती और निस्बती मालिक को जायदाद का मालिक तस्लीम करने से इनकार करती हैं, मगर चांसलरी अदालत ने इससे मुख्तलिफ रवैया अख्तियार किया है। चांसलरी अदालत ने कानूनी मालक को भी निस्बती मालक के बराबर तस्लीम किया, मगर कानूनी मालक को निस्बती मालक की जानब से अमानतदार यानी ट्रस्टी करार दिया गया है। कानूनी और निस्बती जो मलकियत है उसके लिए हम एक मिसाल को देखते हैं। यानी अगर मैं अपना कर्ज़ा एक शख्स को मुंतकिल कर दूं, यानी अलिफ को मुंतकिल कर दूं, तो उसका कर्ज़ा जो है उसका कानूनी मालक मैं रहता हूं, क्योंकि मैंने वो कर्ज़ा तहरीरी इंतकालनामा की रूह से मुंतकिल नहीं किया, बल्कि सिर्फ ज़बानी मुंतकिल किया है। लेकिन कर्ज़े की ऐसी ज़बानी मुंतकिल के बाद मुंतकिल अलैह यानी अलिफ इस कर्ज़े का निस्बती मालिक हो जाता है, और मुल्क का आम कानून निस्बती मलकियत को तस्लीम नहीं करता, लेकिन इक्विटी असूलों की रूह से मैं उस कर्ज़े का अलिफ के लिए अमानतदार हो जाऊंगा, क्योंकि गो तहरीरी तौर पर कर्ज़े का कानूनी मालिक मैं हूँ, मगर बानी तौर पर ज़बानी तौर पर अलिफ को मुंतकिल करने के बाद अलिफ निस्बती मालिक हो चुका है। उसके बाद निस्बती मलकियत को कानूनी मलकियत में भी तस्लीम या तब्दील किया जा सकता है। मसलन एक मॉर्गेजर अपनी जायदाद को रहन रखने के बाद उस जायदाद का मुनसिफाना मालिक हो जाता है, यानी इक्विटेबल ऑनर हो जाता है, कानूनी मालिक नहीं रहता। लेकिन अगर वो अपनी जायदाद को फिक्कुल रहन यानी रिडीम करा ले तो वो दोबारा अपनी जायदाद का कानूनी मालिक बन जाता है। अब बात करते हैं वेस्टेड एंड कॉन्टिजेंट ऑनरशिप की। वेस्टेड ऑनरशिप वो मलकियत होती है जो हर लिहाज से मुकम्मल हो। इसके बरअक्स वो मलकियत जिसमें किसी शर्त का पूरा होना बाकी है और उसे इत्तफाकिया या आर्जी मलकियत यानी कॉन्टिजेंट ऑनरशिप कहा जाता है। इत्तफाकिया या आर्जी मलकियत मुकम्मल मलकियत नहीं होती, बल्कि मशरूत मलकियत होती है। मसलन एक शख्स अपनी जायदाद के मुतालिक ये लिख जाता है कि उसके मरने के बाद उसकी जायदाद पर उसकी बीवी ताहयात मालिक रहेगी और उसकी वफ़ात के बाद उसकी जायदाद का मालिक अलिफ होगा, बशर्ते का वो बीवी के बाद जिंदा रहे, और अगर अलिफ बीवी की ज़िंदगी में ही फौत हो जाए तो फिर बीवी की ज़िंदगी के बाद जायदाद का मालिक बे होगा, और बे अलिफ दोनों वसीयत करने वाले जायदाद में हक के मलकियत रखते हैं, मगर उनका हक चंद शराइत पे ताबे है। अलिफ उस वक्त तक मालिक होगा जब बेवा फौत हो जाएगी। बेवा की ज़िंदगी तक उसका हक मशरूत रहेगा, क्योंकि बेवा की वफ़ात के बाद उसका हक मशरूत है, और इसी तरह बे का हक अलिफ की वफ़ात तक मशरूत होगा। अगर अलिफ बेवा की ज़िंदगी में फौत हो जाए तो सिर्फ उसी सूरत में बे को बेवा की वफ़ात के बाद जायदाद में हासिल हक होगा। इसी तरह अलिफ की बेवा की ज़िंदगी में फौत हो जाने से मशरूत है। हासिला मलकियत की सूरत में मालिक को कतई यानी एब्सोलूट मालिकाना हक हासिल हो जाता है, जबकि इत्तफाकिया और आर्जी मलकियत मशरूत होती है। इत्तफाकिया या आर्जी मलकियत शर्त पूरी हो जाने के बाद हासिला या कतई मलकियत में तब्दील हो जाती है। जैसा कि अभी मिसाल से हमने वाज़ा किया है। उसके अलावा जायदाद में मलकियत और उसकी इक़साम के हलासे को इस तरह से भी पेश कर सकते हैं कि मलकियत की दो किस्में हैं, गैर मादी जायदाद में मलकियत और मादी जायदाद में मलकियत। गैर मादी जायदाद में मलकियत के हकूक़, जिनको इनकॉर्पोरल मलकियत कहा गया है, उनकी मिसाल ट्रेडमार्क, हक़ के तसनीफ़, महसूस डिज़ाइन हैं, जिनको देखा या महसूस नहीं किया जा सकता। और मादी जायदाद में जो मलकियत है वो गैर मनकुला होती है। अब बंदिशुदा हकूक़ मलकियत को लेते हैं, उसकी मिसालें कफ़ालत, बार और पटा वगैरह हैं। उसके बाद कंडीशन प्रेसिडेंट एंड कंडीशन सब्सिक्वेंट, यानी शर्त माक़बल और माबाद। शर्त माक़बल एक ऐसी शर्त है जिसकी तकमील से मलकियत मुकम्मल और एब्सोलूट हो जाती है, और शर्त माबाद वो शर्त है जिसकी तकमील से मुकम्मल और कतई मलकियत ख़त्म हो जाती है और एक मालिक जायदाद अपनी जायदाद का मालिक नहीं रहता। शर्त माक़बल की सूरत में हक़ आर्जी नोयत का है, जबकि शर्त माबाद की सूरत में हक़ हासिला या कतई होता है।
لیکن اس حق کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے۔ شرط ماقبل کا قانون کے مطابق ہونا ضروری ہے، جبکہ ماں بعد کا قانون کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ تھی اونرشپ کے حوالے سے کچھ باتیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔